नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका चक्रव्यूह में। तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का विजय रथ आज मंगलवार को जौनपुर पहुंच चुका है और उनका जिले में 2 दिन रहने का कार्यक्रम है। यात्रा के दौरान अखिलेश यादव जिले की सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और इस दौरान उनका 5 सभाओं को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। जौनपुर पहुंचने से पहले ही अखिलेश यादव ने प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को निशाने पर ले लिया। सोमवार को उन्होंने एक ट्वीट में जौनपुर के मेडिकल कॉलेज का वीडियो पोस्ट करते हुए उसे आधुनिक खंडेर बताया और इस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर को किया था, जबकि इसका शिलान्यास अखिलेश यादव ने 27 सितंबर 2014 को करने की बात कही। आज चक्रव्यूह में चर्चा का मुद्दा होगा सपा और बीजेपी की वो लड़ाई जो 2017 में बीजेपी को जौनपुर में ले आई। और क्या इस बार सपा कर पाएगी जौनपुर में वापसी? बात शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि एक रिपोर्ट की जौनपुर में कौन है कितना मजबूत। जौनपुर जिले में विधानसभा की 9 और लोकसभा की 2 सीटें हैं। विधानसभा की 9 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर अपना दल और 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा है। और वहीं लोकसभा सीटों में जौनपुर सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी और मछली शहर सीट पर बीजेपी का कब्जा है। साल 2017 के चुनाव में जौनपुर की बादलपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के रमेश चंद्र मिश्र जीते थे और उन्होंने बीएसपी के लालजी यादव को 2372 वोटों से हराया था। मिश्र को 7237 वोट और यादव को 57,865 वोट मिले थे। शाहगंज सीट पर समाजवादी पार्टी के शैलेंद्र यादव लल्लई ने सुभाषपा के राणा अजीत प्रताप सिंह को 9162 वोट के अंतर से हराया था। जौनपुर सदर सीट पर बीजेपी के गिरीश चंद्र यादव ने कांग्रेस के नदीम जावेद को 12,284 वोट के अंतर से हराया था। मल्हानी में समाजवादी पार्टी के पारसनाथ यादव ने निषाद पार्टी के धनंजय सिंह को 21,210 वोटों के अंतर से हराया था। पारसनाथ यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और वो 6 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके थे। कोरोना की वजह से उनका निधन हो गया था। इसके बाद हुए उपचुनाव में उनके बेटे लकी यादव जीते। जौनपुर में लोकसभा की 2 सीटें और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जौनपुर सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी के श्याम सिंह यादव जीते थे और उन्होंने बीजेपी के कृष्ण प्रताप सिंह को हराया था। और वहीं एससी के लिए आरक्षित मछली शहर सीट पर बीजेपी के भोलानाथ सरोज ने बीएसपी के त्रिभुवन राम को 181 वोट के मामूली अंतर से हराया था। और वहीं पूर्वांचल की जौनपुर विधानसभा सीट काफी अहम मान जाती है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर जीत हासिल की थी और बीजेपी के गिरीश चंद्र यादव ने कांग्रेस के नदीम जावेद को 12,000 से अधिक वोटों से हराया था। और बीएसपी ने आगामी चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया और चुनाव से पूर्व कोई और गठबंधन नहीं हुआ तो इस सीट पर 4 दलों के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। जौनपुर सदर विधानसभा सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अधिक है और पिछले चुनाव में इस सीट पर शिया मुस्लिमों ने बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की थी और इसी का नतीजा था कि बीजेपी के गिरीश चंद्र यादव को 90,000 के करीब वोट मिले और इस सीट पर वो विजय हुए। गिरीश चंद्र यादव को 90,324 वोट मिले और वहीं कांग्रेस के नदीम जावेद को 78,040 वोट मिले। और 2012 के चुनाव में नदीम जावेद पहली बार इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। मुस्लिम मतदाता निर्णायक है इस सीट पर और यहां से कांग्रेस, सपा और बीएसपी के मुस्लिम कैंडिडेट जीतते रहे। बीजेपी की लहर में पिछली बार गिरीश चंद्र यादव चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। वैश्य और राजपूत मतदाताओं की संख्या भी इस सीट पर काफी अधिक मानी जाती है। स्पेशल रिपोर्ट। तो चुनावी दौर चल रहा है और इस चुनावी दौर में लगातार दोनों ही तरफ से बयानबाजी का दौर भी शुरू है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को जनता को समर्पित किया और ऐसे ही एक अच्छे शुभ अवसर पर अखिलेश यादव के मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जिसको लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। अखिलेश यादव के मुंह से वो जानबूझकर निकला या फिर उनकी जुबान फिसल गई, ये फैसला हम इसका सवाल का जवाब हम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से लेंगे। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि बीजेपी लगातार एकदम तमतमाई हुई दिखाई दे रही है, आइए सुनवाते हैं आपको। जिस सरकार ने इतने बड़े काम दिए हों वो खोखले कैसे हो सकते हैं? खोखले वो लोग हैं
जिन्होंने 2 दिन की मीटिंग की, रात भर सोए, खाना वहां खाया, सब डीजीपी ने तारीफ की, तो उन्हें वो तारीफ नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा, तो कोई डीजीपी खोखली तारीफ नहीं करेगा। बहुत अच्छी बात है, 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है, वो जगह रहने वाली है आखिरी समय पर। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और आपका परिचय करवा देते हैं आज के बेहद खास 2 मेहमानों से। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से हिमांशु वाजपेयी जी और बीजेपी की तरफ से हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का आर्या न्यूज पर और आप दोनों को मेरा नमस्कार। हिमांशु वाजपेयी जी, आज शुरुआत आपसे करते हैं। ये बहुत ही एक शुभ मौका था, जनता को ये काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर सौंपा जा रहा था। अभी बीच में आदरणीय नेताजी की, मुलायम सिंह जी की तबीयत खराब हुई थी, वो तस्वीरें सबने देखी। बीजेपी की तरफ से बहुत सारे लोग उनके स्वास्थ्य की शुभकामना के लिए पहुंचे थे। ये ऐसे शुभ मौके पर अखिलेश जी ने ये कैसी बात कर दी कि अंतिम समय है और अंतिम समय में लोग काशी में आ जाएं? ये क्या थोड़ा सा राजनीति जो है थोड़ा सा निम्न स्तर की नहीं हो गई, हिमांशु वाजपेयी जी? हिमांशु वाजपेयी जी, आपकी ऑडियो में थोड़ी सी तकनीकी खामी है, मैं पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपकी ऑडियो पहले दुरुस्त कराते हैं फिर आपके पास आते हैं। प्रदीप भटनागर जी, आज अखिलेश यादव जौनपुर में पहुंच रहे हैं और जौनपुर पहुंचने से पहले उन्होंने एक हॉस्पिटल की, जो मेडिकल कॉलेज आप लोगों ने बताया बार बार उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन किया था, उसकी वीडियो पोस्ट की है। उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि आपने सिर्फ उद्घाटन कर दिया, उसका लोकार्पण कर दिया, फीता काट दिया, लेकिन वहां कुछ हो नहीं रहा है। अभी तक मिट्टी के ढेर दिखाई पड़ रहे हैं। प्रदीप भटनागर जी। जी जी, ऐसा है। अब कोई कहानी में पुरानी सुनाऊं, वो में समय खराब करने वाली बात होगी। मेन चीज क्या है, जिन्होंने कुछ करना होता है तो इतना बड़गलाते नहीं है, इतना बोलते नहीं है, चुप रहते हैं। देखिए, मैं अगर छोटी सी अगर पीछे का उदाहरण दे के चलूं, अगर भारत के या प्रदेश के विकास के लिए अगर कोई काम सरकार कर रही है या अखिलेश जी ने करा है, तो सबको उस चीज की तारीफ करनी चाहिए। और हम भी पीछे नहीं है इस चीज के बारे में। समाजवादी पार्टी सरकार ने अगर प्रदेश ने अगर उनको चुन के भेजा तो जनता की सेवा में उन्हें समर्पित रहकर काम करना चाहिए और करना भी चाहिए था। चाहे उन्होंने आगरा टू लखनऊ एक्सप्रेस बनाया हो और उन्होंने गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड बनाई हो, जनता को समर्पित करी तो जनता के लिए करे ये काम, क्योंकि जनता ने चुना उनको। मगर आप कहें कि हमने जनता को इतना कुछ कर दिया कि हम तो कि जो बीजेपी सरकार है वो फीता काट रही है दोबारा उसको पेंट पुताई करा के, ऐसा भी नहीं हो सकता ना। आप अगर आप ऑल इंडिया मेडिकल की एम्स की बात करते हैं, तो ऐसा क्यों हुआ कि जब आपको बहुत लंबा समय लगा आपको जमीन देने में, और आप जमीन कब देंगे, जब आपकी जाने की बारी आई प्रदेश से, तब आपने जमीन अलाट करी। अगर आप समय से पहले, जब आपकी सरकार 2014 में आई थी, 15 में, जब अगर आप उस समय अलाट कर देते तो शायद ऑल इंडिया मेडिकल बन चुका होता और उसका भी रिबन आप काटते। पहली चीज, अगर आप कहते हैं पूर्वांचल आपने बनाया, अच्छी बात है। अगर आपने प्रदेश की जनता के लिए बनाया तो वो बनाया, तो वो चुनाव से 1 महीने पहले क्यों बनाया? 1 महीना भी छोड़ो, 20-21 दिन पहले क्यों रिबन काटा? तो थोड़े बहुत सी चीजें हैं। इन्होंने क्या बनाया, जाते जाते इन्होंने 11,000 समथिंग करोड़ के रिबन काट दिए, और एक बड़ी रकम की। किस लिए? रिबन तो काट दे, मगर वो पूरे कौन करेगा इसके बारे में नहीं बताते। जहां देखिए, जहां कोई चीज नहीं तैयार होती है तो फट अखिलेश जी बोलने लगते हैं कि ये चीज तो हमने बनाई थी। अरे हमने ये तो चीज करी थी भैया, करी थी तो अपना वहां अपने तख्ती भी लगवाई जाके वहां पे। देखिए, अगर प्रदेश की जनता के लिए समर्पित होकर अगर कोई सरकार काम कर रही है, तो जो पिछली सरकारें रही, जो एक उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करने की क्षमता रखती है पार्टियां, उन्हें भी इस चीज के बारे में कहना चाहिए। जो सरकार काम कर रही है अगर प्रदेश की उन्नति के लिए, तो हम उसका स्वागत करते हैं। पहली चीज, जैसे मैं अभी वक्तव्य सुन रहा था कि अभी वार्षिक काशी में रहना चाहिए, योगी जी को 1 दिन लंबे टाइम रहना चाहिए, लास्ट वक्त आ गया है। तो आप लगा सकते हैं कि उन्होंने तो अपने पिताजी का लास्ट वक्त पहले ही ला दिया घर बैठा के, कि अब आप बैठ जाइए घर पे, अब आप रिटायर हो गए, अब आपको कोई लेना देना नहीं है। और मैं समझता हूँ आदरणीय मुलायम सिंह जी को भी वहीं काशी भिजवा देना चाहिए। मोदी जी तो है ही वहां पे, हो सकता है कोई तृप्ति मिल जाए, क्योंकि जो बेटा पिता सेवा ना कर सके, बेकार है उसका धरती पे रहना, इस टाइप की बातें करना। क्योंकि ऐसे लोग जो मुख्यमंत्री पदों पे रहे हों और जो अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों के बारे में इस तरह की टीका टिप्पणी करते हैं, तो समझिए कि देश में और प्रदेश के युवाओं में क्या संदेश जाएगा,
ये साफ स्पष्ट होता है। चलिए ठीक है, ये राजनीति कहाँ आ रही है, जनता आप सब लोग देख रहे हैं कि राजनीति का स्तर क्या हो रहा है। हिमांशु वाजपेयी जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हिमांशु वाजपेयी जी? जी पवन जी, सुन रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। हिमांशु वाजपेयी जी, कल के बयान की बात कर रहा हूं जो अखिलेश यादव जी ने दिया, उसको लेकर बीजेपी बहुत ही ज्यादा आग बबूला है। जिस तरीके से उन्होंने कह दिया कि अंतिम वक्त में लोग जो है वो काशी के लिए आते हैं। मोक्ष की बात की, मोक्ष तो मृत्यु के बाद मिलता है। ये कोई थोड़ी सी निम्न स्तर की राजनीति नहीं हो गई? देखिए, पहली चीज तो मोक्ष शब्द उस बयान में कहीं है नहीं। आप उस बयान को अभी दोबारा चला सकते हैं। मोक्ष शब्द का इस्तेमाल कहीं उस बयान में किया नहीं गया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, वो जो अंतिम समय का जिक्र है वो राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश की जमीन पर अंतिम समय का जिक्र है। उस बयान को किसी भी तरीके से प्रस्तुतिकरण का इस देश में लोकतांत्रिक अधिकार सभी को है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के उस बयान को लेकर उत्तेजित होने की, तो इनके सांसद रवि किशन जी ने कहा था कि गोरखपुर में मरने का भी अपना एक अलग आनंद है। अब ये उस वक्त इन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि मरने में कौन सा आनंद आता है। इन्होंने कहा था, स्पष्ट बयान मुझे भी आज भी याद है और आपको पवन जी याद होगा, कि गोरखपुर में मरने का भी अलग मजा है, अलग है। तो इस प्रकार के बयान। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अभी आपने कहा राजनीतिक स्तर की गिरावट की बात आपने करी। भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार, अभी हमारे साथी ने कहा कि लानत है ऐसे बेटे पर। तो अगर हम व्यक्तिगत टिप्पणियां और व्यक्तिगत पारिवारिक रूप से आरोप और प्रत्यारोप लगाने लगे, हालांकि हमारी ऐसे संस्कार नहीं है कि हम किसी के व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी करें, वरना देश के प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत जीवन पर भी हम टिप्पणी कर सकते हैं और लानत और मलानत भेज सकते हैं, क्योंकि एक पन्ना उनके भी जीवन का बहुत लानत भरा पन्ना है। लेकिन हम उस पन्ने की ओर नहीं बोलते हैं, ना कहते हैं। ये हमारी मर्यादा के बाहर है। आप किसी के परिवार पर व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी करते हैं। और तीसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि अखिलेश जी ने जाते जाते चुनाव जब 3 महीने रह गए तब क्यों आपने शिलान्यास किए, तब क्यों आपने उद्घाटन किए, तब आपको वो योजना क्यों याद आई। अरे साहब, हम भी तो यही पूछ रहे हैं। जब आज उत्तर प्रदेश में चुनाव के 2 महीने रह गए हैं, तब काशी कॉरिडोर क्यों याद आता है, तब श्रमिकों के साथ खाना खाना क्यों याद आता है, तब फलाने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन क्यों याद आता है, तब उस जगह का शिलान्यास क्यों याद आता है। सरकार तो पिछले 4.5 वर्ष से आपकी कार्य कर रही है। हम भी तो वही प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन जब हम प्रश्न पूछते हैं तो आप बल्लियां उछल जाते हैं, आप कुर्सी छोड़ के भागने लगते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, व्यक्तिगत जीवन पे टिप्पणी करने लगते हैं, पारिवारिक टिप्पणियां करने लगते हैं। इस स्तर की राजनीति किसी दूसरे दल ने कभी नहीं करी। ये राजनीति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में है, इनके डीएनए में है दूसरे के परिवारों पे उंगली उठाना, दूसरे के परिवारों पे आरोप लगाना। यदि हम आरोप लगाने पर उतर आए तो ये मुंह छिपाते घूमेंगे, इनको जवाब नहीं दे मिलेगा। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की शुरुआत इनको कहां से करने के लिए स्वयं जानते हैं। लेकिन हम इनको फिर बताते हैं कि हम लोग राजनीति विकास के मुद्दे पर करते हैं, काम के मुद्दे पर करते हैं। और रही बात कामों की, हम पहले भी काम के मुद्दे पर चुनाव के मैदान में रहे हैं, नतीजा कोई भी रहा हो। 2012 में भी जब हम आए तो काम के मुद्दे को लेकर आए, 2017 में भी काम के मुद्दे को लेकर आए, आज 2022 में भी हम सिर्फ काम और काम की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश को इस प्रकार से विकास के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने चिरपरिचित अंदाज में, पवन जी 1 मिनट दीजिए मुझे, भारतीय जनता पार्टी अपने चिरपरिचित अंदाज में इतना इन्होंने विकास किया है, इतने विकास पुरुष हैं योगी जी। लेकिन आज जब चुनाव आ गया तो इनको अयोध्या से मथुरा याद आ रहा है, काशी याद आ रहा है। ये विकास पे चर्चा नहीं करेंगे, महंगाई पे चर्चा नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करेंगे, शिक्षक अभ्यर्थियों पे चर्चा नहीं करेंगे, अपराध पे चर्चा नहीं करेंगे। ये एक बार पुनः इस चुनाव को धर्म की आड़ में झोंकना चाहते हैं और अपनी विफलताओं को, अपनी असफलताओं को, अपनी तानाशाही को मंदिरों के पीछे छिपने का काम कर रहे हैं, जिससे उनसे बचा जा सके, जवाबदेही से बचा जा सके। ठीक है हिमांशु वाजपेयी जी, आपने तमाम मुद्दे उठाए, आपने धर्म के पीछे छिपने की बात कही। आज आप कह रहे हैं जब कोई काम हो रहा है तो आप लोग कहते हैं कि ये तो धर्म के पीछे, धर्म की से जो है धर्म के सहारे अपनी चुनावी नैया पार करना चाह रहे हैं। लेकिन जब कोई धार्मिक काम होता है तो क्रेडिट भी आपको चाहिए, फिर आप बताने लगते हैं कि इसका फीता तो ये काट रहे हैं, ये तो हमने शुरू किया था। काशी विश्वनाथ को लेकर यही तो कह दिया अखिलेश जी ने कि हमने ये सब कुछ कराया था, हमने इसका अधिग्रहण कराया, हमने इसके डॉक्यूमेंट बनवाए, वो डॉक्यूमेंट की भी बात कर रहे थे। तो फिर एक चीज तय करनी चाहिए समाजवादी पार्टी को भी कि वो क्या इन धार्मिक कार्यों के साथ है या फिर इनसे अलग है। देखिए, धार्मिक
मेरी बात सुनिए, धार्मिक कार्यों का जब धर्म को राजनीति में ये डालने का काम करेंगे तब हम हर उस काम के विरुद्ध में हैं जब ये धर्म का राजनीतिकरण करने का प्रयास करेंगे। और दूसरी बात, उद्घाटन की बात रही तो ये परिपाटी सरकार ने डाली है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आगरा एक्सप्रेस देकर दोबारा उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने नहीं किया? क्या कानपुर मेट्रो का दोबारा उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने नहीं किया? क्या लखनऊ के इसके आलमबाग बस अड्डे का दोबारा उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने नहीं किया? क्या पुलिस मुख्यालय का दोबारा उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने नहीं किया? क्या दोबारा उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने नहीं किया? ये परिपाटी इनकी है। ये तो अगर आप इतनी सब बातें बता रहे हैं हिमांशु वाजपेयी जी कि आपने इतना सारा कुछ काम किया था, फिर जनता को आप अपना ये काम जनता तक क्यों नहीं पहुंचा पाए? जनता ने आपको दोबारा, फिर आपने नारा दिया काम बोलता है, लेकिन काम क्यों नहीं बोला? जनता को आप क्यों नहीं समझा पाए आखिरकार, जो आप कम से कम एक सम्मानजनक सीटों तक तो पहुंचते, पूर्ण बहुमत से सीधे 50 सीटों के नीचे? मैं उसी बात पे आ रहा हूं। हम हमेशा काम की लड़ाई लड़ते रहे, हम हमेशा विकास की लड़ाई लड़ते रहे, कैसे उत्तर प्रदेश को बेहतर बना सके, कैसे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना सके। लेकिन जिस प्रकार से ये लोग, मैं फिर कह रहा हूं, धार्मिक भावनाओं को भड़काकर इस पूरे प्रदेश को, क्या पूरे देश को धार्मिक आधार पर विभाजित करने के बाद हिंदुओं को एकत्र करते हैं कि आप फलाने हिंदू, पिछड़ा, ओबीसी, कुछ नहीं, सब हिंदुओं का संगठित होकर वोट करो। और जब इनकी सरकार बन जाती है तो क्यों आवश्यकता है अगड़ा मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा? क्या आवश्यकता है? जब हिंदू चुनाव के वक्त संगठित है तो फिर उसको मोर्चों में बांटने की क्या आवश्यकता है? ये पिछड़ा वर्ग के 7 मंत्री हमने बनाए हैं। ठीक है, जवाब लेते हैं। प्रदीप भटनागर जी, जितने जब सवाल जो है वो हिमांशु वाजपेयी जी ने उठाए वो, और उसके साथ में मेरा एक सवाल और भी है, जो जौनपुर के ऊपर आपने नहीं बोला, जो हॉस्पिटल की उन्होंने वीडियो डाली है, आखिरकार आपने गिनती तो पूरी कर दी कि हमने पूरी एक सीरीज ऑफ मेडिकल कॉलेजेस दे दी, लेकिन कई जगह मेडिकल कॉलेज आपने वहां के जिला अस्पतालों को कन्वर्ट करके मेडिकल कॉलेज बता दिया। और जैसा कि जौनपुर की वीडियो है, वहां पर दिख रहा है सिर्फ पिलर पे खड़ा हुआ है, ना उसके अंदर कोई स्टाफ है, ना वहां की जमीन समतल हुई है, ना वहां पर कोई एम्बुलेंस है, मतलब सिर्फ आपने बिल्डिंग बना के खड़ी की है, वो भी अभी आधी अधूरी। देखिए, जौनपुर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें 9 विधानसभा आती है। अभी ऐसे आपने कहा कि अभी मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल के अंदर ही मेडिकल, देखिए हॉस्पिटल की जमीन बहुत बड़ी, उस पर बनाया गया मेडिकल कॉलेज, उस पर और भी चीजें होनी है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक जौनपुर ही नहीं, हर जिले के अंदर विकास होना है, एक बड़ा हॉस्पिटल बनना है। किसी को मुंह ना देखना पड़े, दिल्ली की तरफ मुंह ना करना पड़े। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने क्या कहा था उत्तर प्रदेश के वासियों के लिए, वो भी याद अच्छी तरीके से। मैं बड़ा अच्छा सुना था वाजपेयी जी को, बड़ा दर्द हुआ हिंदू एक हो गए तो। आप लोग करो बात मदरसे की तो बहुत हम बोले तो बुरा लगता है। आप दो मदरसे के टीचरों को अगर आप वजीफा दो, तनख्वाह दो, तो आप तो हमें अच्छा लगता है। आप हिंदू पंडितों को और उनको आप आस्थाओं को दूर करें, हिंदू देवी देवताओं गाले बगे, तो वो आपको अच्छा लगता है। अगर 100 करोड़ हिंदू एक हो जाए तो आपको बहुत बुरा लग रहा है आपको। तभी तो आप मंदिर बनवाने जा रहे हैं, आप हिंदू अधिवेशन कर रहे हैं, ब्राह्मण अधिवेशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप? आपको तो मुस्लिमों का वोट चाहिए। आपके मुंह पे कह दे तो आप कहते हो हम तो हिंदूवादी हैं, तो क्या आपके मुंह पे क्लियर कह दे तो आपको मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए? सुनिए, देखिए ऐसा है, हमें उनका वोट चाहिए जो विकास के आगे चले, जो हर चीजों को छोड़ के चले, और जो करे कट्टरवादी की बात, हमें उसका वोट नहीं चाहिए। पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे अभी बता रहे थे ना, बहुत लंबी फहरिस्त गिनाई अभी भाई साहब ने कि ये विकास करा, वो करा, ये सारे रिबन काटे, एक की नींव नहीं खुदी। बता दीजिए, कानपुर बनाया आपने मेट्रो रेल? आपने कौन सी मेट्रो लखनऊ के अलावा बनाई? वो भी आपने आधी अधूरी बनाई, छोड़ के चले गया। अगर आपके फंड में पैसा होता तो आप विकास काम तेज भी करते ना। आप खजाना खाली करके छोड़ के गए, लुटा के गए आप। आधी अधूरी कहां से कहां तक बनाई थी, ये भी चैनल पे स्पष्ट कर दीजिए। हाँ जी बता देता हूँ। जो विधानसभा का जो आलमबाग का था, पूरा अधूरा पड़ा था आपका मेट्रो रेल का। मत खुलवाइए कोर्ट। नहीं, पूरा देश सुन रहा है, बिल्कुल सुन रहा है। आपने घोषणाएं करी वाजपेयी जी, केवल आपने घोषणाएं करी। सुनिए वाजपेयी जी, ऐसा क्यों है कि 20,000 करोड़ की अब जो जमीन छोड़वाई गई है आपके गुंडे बदमाशों से, आपने क्यों नहीं काम कर दिया वो? सुनिए ना, अभी से बोल रहे हैं आप, आपने सवाल किए हैं, आप प्लीज उत्तर ले लीजिए। आपके पास मैं आ रहा हूँ, पूरा समय दूंगा। कोई भी 2 ही गेस्ट हैं, बिल्कुल आराम से सभी को पूरा मौका मिलेगा। आपने पूरे उत्तर प्रदेश को 100 नंबर दिया, डायल 100 नंबर दिया, जीप दी, मगर आपने जो दलाल बैठा रखे थे थानों के अंदर, उसके बारे में तो बताइए। ठेकेदार जो थाने चला रहे थे, उसके बारे में नहीं बताएंगे आप लोग? आप लोगों ने बहुत हाईटेक बनाए थाने, इतने हाईटेक थाने बनाए कि पूछिए मत। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां महिला अंदर घुस रही, डरती थाने के अंदर। आज महिला डेस्क थाने के अंदर है, 13,500-1400 थाने उत्तर प्रदेश के अंदर। वाह प्रदीप जी वाह।
मतलब अब आप महिला के ऊपर इनसे पूछे, आपकी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जो अभी उत्तराखंड की गवर्नर से होकर आई हैं, उनका बयान नहीं सुना आपने? उन्होंने खुद कहा है, पवन जी, उन्होंने खुद कहा 5 बजे के बाद महिलाएं थाने ना जाएं। सर, इसके ऊपर मैं डिबेट कर चुका हूं साहब। वो जमाने चले गए, मैं उनकी टीका टिप्पणी पे नहीं जाता, मैं तो आज की बात करता हूँ। अभी बहुत लंबी फहरिस्त गिनाई उत्तर प्रदेश के अंदर। अरे भाई, कम से कम 50 तो सीट ले आते विधानसभा की। आप तो विपक्षी पूर्ण रूप से बैठ नहीं पाए। आपने इतना काम करा उत्तर प्रदेश के अंदर आपने। लेकिन प्रदीप भटनागर जी, आरोप ये लगते हैं कि आप पूरी मशीनरी लाके झोंक देते हैं। 12 मुख्यमंत्री आपके इस समय उत्तर प्रदेश काशी में, आज इस समय मुख्यमंत्री परिषद चल रही है, ठीक है, पूरा लाव लश्कर, प्रधानमंत्री भी आपका, गृह मंत्री भी आपका, तमाम जगहों के आपके सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री आ जाते हैं, वहां के बड़े नेता आ जाते हैं, पूरी मशीनरी लाके झोंक देते हैं आप। 1 मिनट देखिए, ये लोग 2.5 वर्ष तो इन्होंने राजसत्ता चला, 2.5 वर्ष जो पारिवारिक लड़ाई चली, वो हम आपने देखा, चाचा भतीजों की, बाप भाइयों की, हमने बहुत कुछ देखा हमने। तो सरकार का, प्रदेश का विकास कहाँ से होता? सब बड़ी चीजें देखने लायक है। अभी हम सब देख रहे हैं। देखिए, हमारा जो भी एक टारगेट है उत्तर प्रदेश को कैसे विकसित किया जाए, ये कितनी टिप्पणी करनी है करते रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपने खूब रिबन काटे तो आप विकास भी करते हैं। आप आज उस काम को हम कर रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है। अरे भाई, काशी विश्वनाथ जी एक कॉरिडोर बना, वो जनता समाज के लिए बनाए, कोई नेता गणों की थोड़ा ना बनाए। वो सब जनता का पैसा, टैक्स का पैसे से बनाए। वहां लाखों करोड़ों तीर्थी जाते हैं, जो दान पुण्य करते हैं, रोजगार व्यापार मिलता है, उनको बेनिफिट मिलेगा उन चीजों से। आज पूरा विश्व देख रहा है काशी की तरफ कि इतना खूबसूरत होगी जाए देखने के लिए। चलिए, ठीक है हिमांशु वाजपेयी जी। और जी, अभी हमारे साथी महिला अपराध पर बहुत लंबा लेक्चर दे रहे थे। हालांकि आपने बीच में उन्हें आईना दिखाने का काम किया। ये भूल जाते हैं कि ये वही उत्तर प्रदेश है, और इसी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में एक बेटी को अपने पिता की जान बचाने के लिए अपनी जान गंवानी पड़ी। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें एक बेटी को अपनी इज्जत गंवाने के बाद इज्जत की अंत्येष्टि भी नसीब नहीं हुई। ये वही उत्तर प्रदेश है। ये भूल जाते हैं। महिला अपराध पर बोलने का इनका नैतिक अधिकार नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, कल उनके बारे में बताइएगा। सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। आप स्वयं अपनी महिला नेता की बात नकार रहे हैं, यानी आपकी महिला नेता झूठ बोल रही है, या आप झूठ बोल रहे हैं। 2 में से एक व्यक्ति तो झूठ बोल ही रहा है कि शाम के बाद महिलाएं अकेली ना जाए थानों में। या तो आप झूठ बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं। जनता को गुमराह करने का कोई ना कोई तो काम कर ही रहा है। दोनों आप एक ही पार्टी के हो। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, कल इस देश ने 2 जवानों की शहादत को देखा है। इसी देश में 2 जवान शहीद हुए हैं। इस देश का सर्वोच्च सैन्य अधिकारी एक दुखद दुर्घटना का शिकार हुआ। इस देश में क्या 1 दिन का राष्ट्रीय शोक नहीं घोषित हो सकता था? ऐसा सैन्य अधिकारी जिसके श्रद्धांजलि, मुझे लगता है पूरे विश्व के सभी नेताओं ने जिसको श्रद्धांजलि देने का काम किया है। और इतनी भव्यता और इतनी दिव्यता, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि जब हमारे 2 सैनिक कल शहीद हुए और 12-13 सैनिक हमारे घायल थे आतंकियों के मुठभेड़ में, और पूरा देश दीप प्रज्वलित कर रहा था, पूरे देश में दीपोत्सव मनाया जा रहा था। ये कहाँ का? ये राष्ट्रभक्त सरकार है। हम भी धर्म में आस्था रखते हैं, हम भी ईश्वर में आस्था रखते हैं, हम भी ईश्वर को मानते हैं। लेकिन जब जिस तरफ आप राष्ट्रभक्ति, आप सेना प्रेम की बात करते हैं, जब हमारे 2 जवान शहीद हुए, 13 जवान, हम एक शब्द किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के मुंह से श्रद्धांजलि का एक शब्द नहीं निकला। क्या देश के प्रधानमंत्री काशी कॉरिडोर के उद्घाटन में भी उनको श्रद्धांजलि नहीं दे सकते थे? आप दीप प्रज्वलित करा रहे हैं, कितना अतिशयोक्ति है। और यही अगर कोई कांग्रेस या किसी विपक्षी दल की देश में सरकार होती और यही कार्यक्रम होता, यूं ही सैनिक शहीद होते और यही दीप प्रज्वलित होते, तो इन्होंने भाई साहब जीना मुहाल कर दिया होता। इन्होंने इतनी उंगलियां उठा दी होती राष्ट्र प्रेम पर, इतना छाती पीट रहे होते राष्ट्रभक्ति को लेकर। कल मुझे निश्चित रूप से, मैं आपके टीवी चैनल पर बैठ कर ये बात कह रहा हूं, मुझे आस्था है, मुझे प्रेम है, मुझे विश्वास है ईश्वर में, लेकिन उसके साथ साथ मुझे कल पीड़ा इस बात की हुई कि जब सैनिक शहीद हो चुके थे तब दीपोत्सव मनाना कहीं ना कहीं इस देश को भी पीड़ा देता है, सेना के मनोबल को भी पीड़ा देता है, और इस देश में रहने वाले हर उस देशभक्त को पीड़ा देता है जो सेना में लगाव रखता है, जो देश प्रेम जिसके भीतर है। इसका जवाब ये नहीं देंगे। और एक छोटी सी बात करता हूं मैं आपसे, एक सवाल इनसे पूछना चाहता हूं कि एक नेता या एक मुख्यमंत्री या कोई व्यक्ति मरता है तो राष्ट्रीय शोक होता है जब राजनीति से लगा हुआ, एक आपका देश का सर्वोच्च सैन्य अधिकारी
पहला सीडीएस, इतिहास में दर्ज जिसका नाम प्रथम सीडीएस, उनकी मौत पर, दुखद मौत पर क्या ये देश एक दिन का राष्ट्रीय शोक नहीं मना सकता था? उत्तराखंड सरकार मना सकती है, क्या देश एक दिन का राष्ट्रीय शोक इसलिए नहीं मना सकते थे कि ये जश्न कैसे मनाते अगर राष्ट्रीय शोक मनाते? इनके पास सिर्फ और सिर्फ, चाहे धर्म हो, चाहे सेना हो, चाहे देश प्रेम हो, कुछ भी हो, सबका राजनीतिकरण कैसे किया जाए, सबका राजनीतिक इस्तेमाल कैसे किया जाए अपने फायदे के लिए। बाकी इनके अंदर मानवता, धार्मिकता, राष्ट्र प्रेम कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ढोंग और दिखावा करते हैं ये लोग। ठीक है हिमांशु वाजपेयी जी, आपने बड़ा आरोप लगाया, प्रदीप भटनागर जी से मैं जवाब लूंगा, लेकिन जिस समय आपकी पार्टी सत्ता में थी ना सर, आतंकवादियों से आपको पता होगा रामपुर केस में मुकदमे वापस लेके उनको एक तरीके से उस पूरे चंगुल से निकालने का काम किया गया। उसके बाद वो पूरा मामला हाईकोर्ट में पहुंचा, उनमें से कुछ को फांसी हुई, कुछ को उम्र कैद हुई। इसलिए सवाल आपके पास भी खड़े हो जाते हैं जब आप इनके काशी विश्वनाथ की बात करते हैं, जब आप राम मंदिर की बात करते हैं, तो आपकी तरफ ये उंगलियां उठ जाती हैं कि आप लोग तो हज हाउस में लगे रहे। देखिए ऐसा है, मुझे तो कभी कभार ऐसा लगता है कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री इस देश के नहीं बने थे तो उससे पहले शायद हिंदुस्तान के अंदर कोई मंदिर नहीं था और हिंदुस्तान के मंदिरों में आरतियां नहीं होती थी, हिंदुस्तान के मंदिरों में पूजा नहीं होते थे और भगवान भी शायद अस्तित्व में नहीं थे। मोदी जी के आने के बाद ही इस देश में मंदिर निर्माण हुए, मोदी जी के आने के बाद ही इस देश में जो भगवान शिव की महिमा है वो भव्य और दिव्य हुई। उससे पहले भगवान शिव की महिमा ना भव्य थी ना दिव्य थी। मुझे तो ऐसा कभी कभार लगता है कि इस देश में ईश्वर ही नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं, उससे पहले ना मंदिर थे ना कोई पूजा पाठ होती थी। अलग दिशा में जा रहे हैं हिमांशु वाजपेयी जी। ठीक है प्रदीप भटनागर जी, फाइनल कमेंट आपका। देखिए ये बौखलाए हुए लोग हैं और ये शब्दों से पता लग रहा है ये क्या विचारधारा है। ये तो बात ठीक है ना, प्रथम सीडीएस तीनों सेनाओं का एक तरीके से सेना नायक, उसका अगर देहावसान हुआ, दुखद उनके साथ एक हादसा हुआ। उत्तराखंड में जब 3 दिन का राजकीय शोक था तो हमारे यहाँ 1 दिन का राष्ट्रीय शोक क्यों नहीं होना चाहिए था? इसमें क्या गलत है? अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर के साथ ऐसा हादसा हो जाता तो आपको नहीं पता कि कम से कम 1 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा जाता? आपको पता जब अब्दुल कलाम जी जब देहांत हुआ था उनका, उन्होंने क्या कहा था कि छुट्टी मत रखना। शायद हमें ज्ञात हो पहले चीज। वही चीज देखिए क्या वो कह के गए रावत जी, उनके बारे में जाना पड़ेगा आपको। एक फौजी का देहांत हुआ, एक राजनीतिकरण नहीं हुआ। ये हमेशा सिर्फ राजनीतिक, इनको पुलवामा का हिसाब चाहिए, इनको एक एक चीज का चाहिए। आपको पता है जो जवान 2 मरे हैं उनके बारे में शोक संदेश प्रधानमंत्री जी दिया या नहीं दिया? अगर दीप प्रज्वलित हो रहा है तो वो नमन आंखों से अगर हो रहा है तो वो शब्द और जो दीप जो खुशियों के जाने थे, जलने थे, वो किनके लिए जले उनको भी सोचना चाहिए। आप लोग कभी पूछे ना आजम साहब से जरा, जिन्होंने जो मंदिर की बात करे, मंदिर अजान हो तो घंटी नहीं बजनी चाहिए, पुलिस खड़ी होती थी मंदिर के अंदर। आज धर्म एकता की बात कर रहे हैं खड़े होकर यहाँ पे, मंदिर शाम को ताले लग जाते हैं जब नमाज होती थी, जुम्मे की छुट्टी करने के चक्कर में तो इतवारी छोड़ के। और आप समझा रहे हैं मेरे को धर्म और नीति, आप धर्म के दुश्मन आप लोग, 1 नंबर धर्म के दुश्मन। कभी आपने अभी हमेशा हिंदू धर्म का हरासमेंट करा आपने, कभी आप नहीं बोले। अगर कोई सरकार कुछ अच्छे काम करने जा रही है, अरे भाई 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है, प्रदीप भटनागर जी उनको रखा जाएगा। प्रदीप भटनागर जी 30 सेकंड में मुझे ये बताइए कि जौनपुर में आज की जो कार्यक्रम हो रहा है, 9 विधानसभा सीटें हैं, कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? देखिए जौनपुर जो जा रहे हैं जो जादू दिखाने के लिए अखिलेश जी, कोई चलने वाला नहीं है। जो गति पहले हुई फिर दोबारा से उनकी गति वही होनी है। और हम भी आप सब बैठे, पूर्ण बहुमत सरकार आएगी। अच्छी बात है, चुनाव का टाइम है, अखिलेश जी घर घर गली गली घूम रहे हैं, जौनपुर गए हुए, हमारे तो बधाई शुभकामना है। थोड़ा सा ब्रिटिश इंग्लिश बाहर से विदेश से पढ़ के आए हैं तो थोड़ी भगवान बुद्धि विदेश वाली दी गई इनको, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये कि पढ़ा लिखा अगर राजनीति आदमी हो तो राजनीति पढ़ी लिखी करे तो बड़ी अच्छी रहती है। सबसे बड़ी अखिलेश जी विदेश से पढ़ के आके भी एक शब्द में उत्तर, 9 में से कितनी सीटें जौनपुर की? 9 में से कितनी सीटें? हमारा तो पूरा से 9 की 9 प्रयत्न है लाने की, जो एक आध रह गई थी वही पूरी करेंगे इस बार। चलिए ठीक है, हिमांशु वाजपेयी जी 9 में से कितनी सीटें? सर देखिए तो 9 में से 20 लाएंगे इनकी, मैं बता रहा हूँ, हम अतिशयोक्ति नहीं हिमांशु वाजपेयी जी, वक्त का मुझे वाइंड अप करना है, एक शब्द में उत्तर दीजिए, 9 में से कितनी सीटें? इनके अहंकार और तानाशाही से पब्लिक इतना परेशान है कि निश्चित रूप से हम 9 में से 9 सीटें जीत कर आएंगे। चलिए दोनों ही लोग 9 में से 9 सीटों का दावा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रदीप भटनागर जी और हिमांशु वाजपेयी जी, आप दोनों का आर्या न्यूज पर इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों को मेरा नमस्कार। लेकिन सवाल अभी भी यही बरकरार है कि आखिरकार ये जो बातें किए जा रहे हैं विकास को लेकर, धर्म को लेकर, ये राजनीति अभी और कितने निम्न स्तर पर जाने वाली है?
इन सब पर रहेगी आर्या न्यूज की नजर। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।